गुड मॉर्निंग क्लास। कल जो है हमने साइंस में 9th क्लास का एक टॉपिक पढ़ा था पदार्थ के बारे में कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है, उसके बारे में जाना था, उसके गुणों के बारे में पढ़ा था। आज जो है 10th क्लास का एक टॉपिक है जनन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखा जाए तो जनन होता क्या है, जनन की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। जनन के फिर उसके बारे में जनन के फिर कितने प्रकार होते हैं, किस प्रकार के जीवों में किस प्रकार का जनन देखा जाता है, फर्स्ट टॉपिक तो ये हो गया। दूसरी बात करें कि जीवों के जैसे एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें अलग प्रकार का जनन पाया जाता है, बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें अलग प्रकार का जनन पाया जाता है। सबसे पहला तो कि जनन कहते ही किसे हैं। ठीक है, जनन की परिभाषा में देखा जाए तो जनन जीवों का अपने समान संतति उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। जीवों के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। ठीक है, परिभाषा में क्या बोल सकते हैं कि जीवों के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। अब हम देखते हैं कि जीव जो होते हैं वो दो प्रकार से देखे जाते हैं। कुछ तो होते हैं एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, तथा एक होते हैं बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, इनकी परिभाषा देखा जाए तो एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, एक कोशिकीय जीव जिनका शरीर जो है, जिनका शरीर बोल सकते हैं या शारीरिक संगठन बोल सकते हैं, जो एक कोशिका से मिलकर के बना होता है। यहाँ पर दूसरा बात करें बहुकोशिकीय जीव, वे जीव या फिर जिनका जो शारीरिक संगठन है, शारीरिक स्वरूप बोल सकते हैं, जो बहुत या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, क्या कहलाते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। जनन में बात करें तो जनन जो है दो प्रकार का, ठीक है, दो प्रकार का कैसे हम बोल सकते हैं, जनन के प्रकार। पहला तो है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। दूसरा जो हम यहाँ पढ़ते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, जनन के प्रकार में बात करें, जनन के कितने प्रकार देखे जाते हैं, हमने कहा दो प्रकार देखे जाते हैं। दो प्रकार कौन कौन से, पहला तो क्या अलैंगिक जनन और दूसरा क्या लैंगिक जनन। सबसे पहला कौन सा प्रकार पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं, किस प्रकार के जीवों में देखा जाता है, तो अपना जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या परिभाषा होती है अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन में देखा जाए तो इनमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि एक ही जीव से या एक ही प्रकार की कोशिकाओं से नए जीव का निर्माण होना, नई कोशिका का निर्माण होना, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि नई संतति का निर्माण होना क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। तो इसकी परिभाषा में क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार के जनन में नर तथा मादा युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, हमने क्या कहा यहाँ पर, न तो नर युग्मक आवश्यक है और न ही मादा युग्मक आवश्यक है। ये भी कहा जा सकता है, अगली ही परिभाषा में अगला पॉइंट क्या बोल सकते हैं कि जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक
जनन में एक कोशिका या एक जीव के द्वारा दूसरी कोशिकाओं का निर्माण जो है अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर अलैंगिक जनन में क्या दो पॉइंट देखे कौन से? पहला तो ये कि नर और मादा युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा क्या, अलैंगिक जनन में एक कोशिका या एक जीव के द्वारा दूसरी कोशिकाओं का निर्माण जो है वो अलैंगिक जनन कहलाता है। इसी में अगला पॉइंट क्या आ जाएगा कि इसमें जो है नर और मादा नहीं होने के साथ में युग्मकों का कोई निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में अनेक विधियों के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर अनेक विधियां बोल सकते हैं या फिर ये भी कहा जा सकता है कि अलैंगिक जनन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अलैंगिक जनन के प्रकार। ठीक है, अलैंगिक जनन के प्रकार की बात करें तो अलैंगिक जनन के अनेक प्रकार देखे जाते हैं। जैसे हो गया विखंडन, हो गया द्विखंडन, हो गया बहुखंडन, हो गया, या फिर हम और भी बोल सकते हैं जैसे पुनरुद्भवन, पुनर्जनन, जिनमें क्या होता है कि एक ही जीव के द्वारा दूसरे अनेक जीवों का निर्माण देखा जाता है, या एक कोशिका विभाजित होकर के अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण करती है, अलग नई संततियों का निर्माण करती है। तो प्रकार में क्या देखेंगे? अलैंगिक जनन में अनेक प्रकार या विधियां बोल सकते हैं जिनकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। अनेक प्रकार सम्मिलित हैं। ठीक है, प्रकार की बात करें, पहला कौन सा हो गया? पहला विखंडन। ठीक है, दूसरा पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन की बात करें तो पुनरुद्भवन को ही हम क्या बोल सकते हैं? पुनर्जनन। पुनर्जनन। ठीक है, दो विधियां तो ये। तीसरी विधि की बात करें, मुकुलन। मुकुलन हो गया। चौथी नेक्स्ट बीजाणु समासंग। बीजाणु समासंग। यहाँ पर चार विधियां पढ़ी है हमने। पहली तो है, पहली कौन सी है? विखंडन है। दूसरी पुनरुद्भवन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास में है मुकुलन और बीजाणु समासंग। इसके अलावा एक और है जिसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन। पहली जो विधि है हमारी विखंडन के बारे में बात करते हैं कि विखंडन जो विधि है वो किस प्रकार के जीवों में देखी जाती है और किस प्रकार से विखंडन के द्वारा नए जीवों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो पहली विधि अलैंगिक जनन की पहली विधि कौन सी है? विखंडन।
विखंडन को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? क्या हो गया? विखंडन में देखा जाए तो विखंडन क्या होता है? विखंडन एक ही जीव का दो या दो से अधिक टुकड़ों में विभाजित होना क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। इसकी परिभाषा क्या हुई? एक जीव या कोशिका का दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होकर या बोल सकते हैं टूटकर विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करना, नई कोशिकाओं का निर्माण होना क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। हमने कहा एक जीव या कोशिका का दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण करना विखंडन कहलाता है। विखंडन में बात करें तो विखंडन को हम और दो प्रकारों से देख सकते हैं। विखंडन में जो पहली विधि हमारे पास आती है वो है द्विखंडन। कौन सी है? द्विखंडन, ठीक है। और एक विधि जो हमारे पास में आती है वो है बहुखंडन, ठीक है। पहली कौन सी है? द्विखंडन, और दूसरी कौन सी है? बहुखंडन। इन दोनों की बात करी जाए तो ये दोनों विधियां किस में सम्मिलित है? विखंडन में ही सम्मिलित है। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा देखा जाता है कि जीव जो है वो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और विभाजित होकर के नई संतति का निर्माण करता है। तो पहली विधि कौन सी आ गई अपने पास में? द्विखंडन। पहली विधि द्विखंडन। द्विखंडन का मतलब क्या? किसी भी जीव का दो भागों में विभाजित होना, ठीक है। द्विखंडन का मतलब क्या? किसी भी जीव का दो भागों में विभाजित होना क्या कहलाता है? द्विखंडन। द्विखंडन किस प्रकार के जीवों में देखा जाता है? जैसे बात करें अमीबा, जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण में समझें अमीबा, ठीक है। अमीबा जैसे जो जीव होते हैं उनमें जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? द्विखंडन पाई जाती है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई? इस विधि में जीव का दो भागों में विभाजित होकर नए जीव का निर्माण करना क्या कहलाता है? द्विखंडन कहलाता है, ठीक है। अब अमीबा में किस प्रकार से ये पाया जाता है, थोड़ा इसको समझेंगे। अमीबा जो है हम मान सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में आता है, ठीक है। एक कोशिकीय जीव हमने अभी बात करी थी जिनका शरीर जो है, जिनका शारीरिक संगठन जो है वो एक कोशिका से मिलकर के बना होता है। यहाँ पर अमीबा कुछ हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। और इसमें जो है अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसमें जो है वो केंद्रक वाली संरचना पाई जाती है। कौन सी संरचना पाई जाती है? केंद्रक, ठीक है। अमीबा में द्विखंडन के द्वारा जनन देखा जाता है। मतलब क्या? इसका एक कल्ष जो शरीर होता है वो आगे जाकर दो टुकड़ों में विभाजित होता है। अब ये किस प्रकार देखा जाता है? यहाँ पर जो अमीबा है एक कोशिकीय है, ये सबसे पहले क्या करेगा? यहाँ पर जो इसका केंद्रक है, ठीक है, केंद्रक को क्या करेगा? ये दो भागों में विभाजित करेगा। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो केंद्रक है उसमें आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। और वो आनुवांशिक पदार्थ नई आने वाली संतति में भी आवश्यक होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अमीबा जो है, अमीबा का जो शरीर है वो क्या करेगा? यहाँ पर दो केंद्रकों का निर्माण करेगा। यहाँ पर जो दो केंद्रकों का निर्माण है इसे हम क्या नाम दे सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं केंद्रक का विभाजन। क्या कह सकते हैं? केंद्रक
विभाजन, ठीक है। केंद्रक का विभाजन होने के पश्चात यहाँ पर अमीबा कुछ दो भागों में विभाजित होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि सर्वप्रथम जो केंद्रक था वो केंद्रक जो है यहाँ पर कुछ दो भागों में हुआ। केंद्रक के दो भागों में विभाजित होने के बाद इसमें जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है, इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है उसका विभाजन होता है। तो पहला उदाहरण में अमीबा समझ रहे हैं। अमीबा में विभाजन को समझने की प्रक्रिया क्या है? पहला तो हमने कहा कि इसके अंदर केंद्रक होता है, ठीक है। केंद्रक के साथ में कोशिका द्रव्य और भी कोशिकांग होते हैं, लेकिन विभाजन के दौरान क्या देखा जाता है कि पहले तो कौन सा होगा? केंद्रक का विभाजन होगा। केंद्रक का विभाजन होने के पश्चात इसके अंदर जो कोशिका द्रव्य है जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, तो पहले केंद्रक का विभाजन, दूसरा कोशिका द्रव्य का विभाजन। इस प्रकार अमीबा के अंदर द्विखंडन की विधि से द्वारा क्या देखा जाता है? नई संतति कोशिकाओं का निर्माण देखा जाता है। नई संतति कोशिकाएं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमने पढ़ा, एक यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हमने क्या देखा कि अलैंगिक जनन है, ठीक है। अलैंगिक जनन की हम बात कर रहे हैं। हमने पहली विधि कौन सी पढ़ी? यहाँ पर हमने पहली विधि देखी द्विखंडन। द्विखंडन में देखा कि उदाहरण से समझा कि किस में देखा जाता है। हमने कहा अमीबा जैसे जीवों के अंदर जो एक कोशिकीय, अधिकतर जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें देखा जाता है। यहाँ पर देखें आगे तो द्विखंडन के अलावा हमारे पास दूसरी विधि कौन सी आ जाती है? बहुखंडन, ठीक है। और ये जो दोनों विधियां हैं, इन दोनों विधियों को हम किसके अंदर सम्मिलित करते हैं? हमने कहा विखंडन के अंदर, विखंडन के अंदर, ठीक है। अब तक हमने द्विखंडन देखा, द्विखंडन में उदाहरण से समझा, ठीक है। उदाहरण के बाद में हम देखेंगे दूसरी विधि बहुखंडन। बहुखंडन, बहुखंडन में देखा जाए तो यानी कि किसी जीव का, ठीक है, किसी जीव का अनेक टुकड़ों में विभाजित होना या अनेक टुकड़ों में विभाजित होकर के नई संततियों का निर्माण करना क्या कहलाता है? बहुखंडन कहलाता है। बहुखंडन में बात करें तो और कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? हमने कहा स्पायरोगायरा हो सकता है, ठीक है। स्पायरोगायरा के अलावा और कौन से जीव? प्लाज्मोडियम जैसे जीव, ठीक है, जो एक टुकड़े से दो टुकड़ों में या दो से अनेक टुकड़ों में विभाजित होकर के नए जीवों का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बहुखंडन विधि के द्वारा जनन कहलाते हैं। परिभाषा क्या होगी इसकी? एक जीव का, जीव बोल सकते हैं या फिर हम कोशिका भी बोल सकते हैं इसको। एक जीव या कोशिका का अनेक भागों में टूटकर नई कोशिकाओं का या नए जीव का निर्माण करना, नई कोशिकाओं का निर्माण करना कहलाता है बहुखंडन। बहुखंडन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर परिभाषा क्या हो गई बहुखंडन की कि एक जीव होता है, एक जीव कोशिका अनेक भागों में टूटकर, यानी कि वो विभाजित हो जाती है। विभाजित क्यों होती है? क्योंकि उन्हें पता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण करना है। तो यहाँ पर नई कोशिकाओं का निर्माण करना बहुखंडन कहलाता है। उदाहरण में देखें तो उदाहरण कौन से हो सकते हैं इसमें? उदाहरण हमने कहा प्लाज्मोडियम, ठीक है। पहला कौन सा? प्लाज्मोडियम। दूसरा स्पायरोगायरा, ठीक है। यहाँ पर बहुखंडन के उदाहरण कौन कौन से हैं? पहला तो हमने कहा प्लाज्मोडियम और दूसरा स्पायरोगायरा। अब इसको थोड़ा और समझते हैं कि जैसे प्लाज्मोडियम है तो प्लाज्मोडियम में कुछ कोशिकाओं का स्वरूप जो है हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ये कोशिकाएं क्या होती है? धीरे धीरे टूटकर, यानी कि एक भाग से टूट करके अनेक भागों का निर्माण करती है, या बोल सकते हैं कि अनेक कोशिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है।
ये वृद्धि करती है एक कोशिका बाद दूसरी कोशिका, और दूसरी कोशिका जो है वो आगे भी अनेक भागों में विभाजित होती है कुछ इस प्रकार से। यानी कि हम बात करें जो जीव है वो हमें कैसा दिखाई देता है, वो हमें बिल्कुल टुकड़ों में, ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल टुकड़ों में या खंडों में विभाजित होता हुआ दिखाई देता है, कुछ इस प्रकार से विभाजित हो जाता है धीरे धीरे। तो ये जो जनन की विधि है, यहाँ पर नई कोशिकाओं का निर्माण, नई कोशिका बोल सकते हैं, नई कोशिका या नई संतति, नई संतति का निर्माण। ठीक है, दो विधियां पढ़ी, पहली तो कौन सी थी हमारे पास में, ठीक है, बात कर रहे थे अलैंगिक जनन की विधियों की। अलैंगिक जनन में अब तक क्या क्या हो गया, हमने कहा विखंडन होता है, पुनरुद्भवन होता है। विखंडन में यहाँ पर हमने दो विधियों को ऐड करा है। पहली कौन सी थी हमारे पास में, एक बात द्विखंडन में होती है, और एक विधि कौन सी पढ़ ली हमने, एक होती है हमारे पास में बहुखंडन। ये दोनों विधियां हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये वाली कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी आती है, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। अब ये जो पुनरुद्भवन और पुनर्जनन क्या होता है, इसको थोड़ा नाम से या पता चल रहा होगा हमें कि होता क्या है। जैसे कोई भी समझेंगे इधर आगे, ठीक है। दूसरी विधि कौन सी है, पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन, जिसे हम और भी क्या बोल सकते हैं, पुनर्जनन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बोल सकते हैं कि किसी भी जीव का या किसी कोशिका का कारणवश भागों में टूट जाना, या तो पर्यावरणीय कारक हो सकते हैं या कुछ भौतिक कारक हो सकते हैं, जिनसे क्या है कोशिका या जीव जो है कुछ टुकड़ों में टूट जाता है। लेकिन उन टुकड़ों में इतनी क्षमता होती है कि वो टुकड़े जो हैं वो पूरे एक जीव का, एक शरीर का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर पुनरुद्भवन की क्या परिभाषा हो जाएगी, किसी जीव या कोशिका का, किसी जीव या कोशिका का कारणवश टूटना या नष्ट होना या फिर अलग अलग भागों में विभाजित होना क्या कहलाता है, पुनरुद्भवन कहलाता है, ठीक है। विभाजित होना पुनरुद्भवन कहलाता है, ठीक है। अब पुनरुद्भवन के उदाहरण से समझेंगे कि किस प्रकार के जीवों में देखा जाता है। प्लेन एरिया जैसे जीवों की बात करें, प्लेन एरिया जैसे जीव जो हैं वो पर्यावरणीय कारकों से विभाजित हो जाते हैं, लेकिन उन जीवों के शरीर में या उन टुकड़ों में इतनी क्षमता होती है कि वो नए जीव का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। तो उदाहरण में क्या लिख सकते हैं हम, प्लेन एरिया, ठीक है। अब प्लेन एरिया में कैसे, थोड़ा इसको ही समझेंगे। प्लेन एरिया का जो जीव है वो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है। एक कोशिकीय जीव या एक कोशिकीय शरीर इसको बोल सकते हैं, कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। अगर किसी कारणवश, या हमने बोला कि कारणवश का मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे पर्यावरणीय कारक, पर्यावरणीय कारकों से अगर किसी भी जीव का शरीर टुकड़ों में विभाजित हो जाता है इस प्रकार से, जैसे एक ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, तो इन तीनों टुकड़ों में हम क्या बोल सकते हैं कि इतनी क्षमता है कि ये क्या कर सकते हैं, नए जीव या नए शरीर का निर्माण कर सकते हैं, या फिर नई कोशिका का निर्माण कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। जैसे ये बीच में एक जीव से यानी कि किसी भाग से ये नया जीव बन गया, ठीक है।
इससे बात करें, ये बीच वाला भाग हमें दिखाई दे रहा था यहाँ पे, ठीक है। बीच वाले भाग से भी हम बोल सकते हैं कि पूरा जो प्लेन एरिया का जीव है वो नया बनता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से। सबसे नीचे वाला भाग है उसमें भी इतनी क्षमता होती है, ठीक है, उसमें भी इतनी क्षमता होती है कि वो भी क्या कर सके, पूरे एक नए जीव का निर्माण कर सके। तो पुनरुद्भवन में क्या देखा कि किसी जीव या कोशिका का कारणवश टूटना, टूटकर अनेक भागों में या टुकड़ों में विभाजित होना। कारण क्या हो सकते हैं? कारण हमने कहा पर्यावरणीय कारक हो सकते हैं, भौतिक कारक हो सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण में हमने क्या देखा, प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में क्या, जैसे कि एक पूरा एक जीव है, जीव टुकड़ों में विभाजित, टुकड़ों में इतनी क्षमता है कि क्या कर सकते हैं, नए भागों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। अगली विधि हमारे पास कौन सी है? लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे पास जो अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन की कुछ विशेषताएं भी होती है, ठीक है। बोल सकते हैं कि कुछ लाभ भी होते हैं और कुछ हानियां भी होती है। अलैंगिक जनन में अगली विधि कौन सी है हमारे पास? विखंडन हो गया, पुनरुद्भवन हो गया, जिसे हम पुनर्जनन भी कह रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट ठीक है, विखंडन पढ़ ही लिया। विखंडन में हमने उदाहरण द्विखंडन और बहुखंडन से समझा। द्विखंडन में क्या देखा, द्विखंडन के अंदर अमीबा और इसमें बहुखंडन के अंदर प्लाज्मोडियम, ठीक है। नेक्स्ट, द्विखंडन की पूरी विधि अमीबा के द्वारा, बहुखंडन में प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट जो हमारे पास में आती है, बहुखंडन तक हो गया, इसके बाद में अलैंगिक जनन की कुछ विशेषताएं बोल सकते हैं या फिर उसके बारे में कुछ जानकारियां। अलैंगिक जनन में देखा जाए तो जो आनुवांशिक पदार्थ है उसमें कुछ नया निर्माण नहीं होता है, ठीक है। नया निर्माण मतलब कुछ नए परिवर्तन नहीं होते हैं, संतति जो है वो बिल्कुल अपने पूर्वजों के जैसे ही दिखाई देती है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है जो लिख लेंगे। फर्स्ट, अलैंगिक जनन में नई संतति पूर्वजों के समान दिखाई देती है। पूर्वजों के समान दिखाई देती है मतलब क्या, इनका जो आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ, उसमें किसी प्रकार के कोई परिवर्तन, आनुवांशिक पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं देखे जाते, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट अपनी जो अलैंगिक जनन के बाद में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में विधियां किस प्रकार देखा जाता है, पुष्पपातकों में कैसा होता है कैसा नहीं होता है, ये जो है हम कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।